2024 क्वेश्चन पेपर। ये साइंस क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इस पेपर में टोटल 27 पेजेस होंगे। एंड नेक्स्ट इज सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर चेक करना है। 27 पेजेस हैं, 39 क्वेश्चन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पेज नंबर 2 में सेक्शंस मार्क हैं। सेक्शन ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी ई। ओके, सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए बेसिकली एमसीक्यू सेक्शन होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm draws a current of 5 ampere. The heat developed in the iron in 30 seconds is: A part 15,000 joule, B part 6,000 joule, C part 1500 joule and D part is 3000 joule। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और करंट कितना है 5 एम्पेयर है। सो आपको बताना है कि कितनी हीट डेवलप होगी। ओके, इसके अंदर कितनी हीट डेवलप हो गई होगी 30 सेकेंड्स में। टाइम ड्यूरेशन गिवन है। हीट डेवलप मीन्स यहाँ पर हमें हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट डेवलप निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें वैल्यूज़ कौन से गिवन है। फर्स्ट हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। ओके, तो हम रेजिस्टेंस नोट करते हैं। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और करंट है 5 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट 20 ओम, करंट इज व्हाट 5 एम्पेयर। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, करंट 5 एम्पेयर है। नाउ टाइम कितना है, टाइम हम चेक करते हैं। क्वेश्चन में टाइम गिवन है 30 सेकेंड्स। सो हम टाइम ड्यूरेशन नोट करते हैं 30 सेकेंड्स। हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट क्या होगा, बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक एक्सप्रेशन होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, उसको हम नोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और टी स्मॉल होना चाहिए। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टाइम। सो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मीन्स आई की 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम है, सो पुट 20 हेयर। एंड टाइम कितना है सेकेंड्स में है ऑलरेडी। अगर सेकेंड्स में नहीं होता तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। टाइम आर में होगा या मिनट्स में होगा तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड्स में कन्वर्टेड है तो हम क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली 3 नोट कर सकते हैं, 30 नोट कर सकते हैं। ओके, सो हम नोट करते हैं टाइम ड्यूरेशन इज 30 सेकेंड्स। नाउ 25 times is 100, 25 is 100, so we will write 100 and what is left 5 into 30 will be 150। okay, so what will be our answer, it is 15 and दो zeros इधर है एक इधर है, so it will be 15,000 joules। so heat generated कितनी आ गई हमारे पास 15,000 joules आ गई। so let's see कौन सा ऑप्शन है हमारा 15,000 joules का। it is option number A, so we can tick right our option number A as correct answer। now मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द बेस यूज टू न्यूट्रलाइज इट। अगर हमें एसिडिटी हो गई है तो कौन सा एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, अगर ज़्यादा खाने पर एसिडिटी हो गई है, और उसको हम क्योर किससे करेंगे, कौन सा बेस यूज़ होता है उसको क्योर करने के लिए। तो जो एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के टाइम पे उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ए और बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन है, सी और डी में नहीं है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। मीन्स सी एंड डी ऑप्शन को निग्लेक्ट करेंगे। नाउ ए पर देखते हैं, ए में HCl है, बी में भी HCl है। नाउ अब हम मूव करते हैं कौन सा बेस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करता है मीन्स फिनिश करता है एसिड को, एसिड का इफेक्ट खत्म करने को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। ओके, तो जब एसिडिटी होती है तो उसमें एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ये कंज्यूम करा जाता है, तो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नाउ we'll move on to next question। what is our next question, question number 3rd। zygote formed after fusion of male gamete and female gamete। कोई मेल गैमीट है, ओके दिस इज अ सिंबल फॉर मेल गैमीट, और कोई फीमेल गैमीट है, वो फ्यूज हुई तो उस टाइम पे जो जाइगोट बना तो पूछा कि जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना है जाइगोट में। तो जो जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन जो होता है उसमें जैसे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है।
तो 23 मेल्स आएंगे एंड 23 फीमेल्स आएंगे. सो कितने हो गए टोटल 46. तो क्वेश्चन में है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट. जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46. ओके, सो इट्स ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन. नाउ द पार्ट ऑफ सीड विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड. मीन्स कोई भी सीड जर्मिनेट करी है, जर्मिनेशन हुआ मतलब कि वो सीड फर्दर प्लांट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सोर्स ऑफ फूड है, मीन्स जिससे हमें फूड मिलेगा. फर्स्ट इज कॉटिलेडॉन. दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज कॉटिलेडॉन में ही फूड स्टोर होता है. प्लूम्यूल, फर्दर प्लूम्यूल का काम होता है ग्रीन कलर की स्टेम्स बनाना, और रेडिकल का काम होता है रूट बनाना. सो वी कैन से दैट ए इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस इज Zn plus CH3COOH होल COOH. अब इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला CH3COO होल टॉइस Zn प्लस H2. इससे हमें ये प्रोडक्ट मिला. तो हमें बताना है कि वेदर इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेदर इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, वेदर इट इज डिस्प्लेसमेंट और वेदर इट्स कॉम्बिनेशन. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है. पहले हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 मेथड से होती है, या तो हीट होगा, या लाइट होगा, या इलेक्ट्रिसिटी होगा. मतलब कोई भी एक कंपाउंड फर्दर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड में ब्रेक होगा. किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कोई एक कंपाउंड नहीं है. क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 2 अलग अलग हमें गिवन है, एक मेटल गिवन है और एक और एसिड गिवन है. दैट मीन्स डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, तो ए इज इनकरेक्ट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मेटल होता है और एक सॉल्ट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल और एक सॉल्ट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेटल और सॉल्ट, मेटल क्या है हमारे पास जिंक. जिंक इज़ अ टाइप ऑफ मेटल. ओके और यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, हमें एसिड गिवन है. नाउ अब हम देख सकते हैं कि जो H है वो कम रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. तो जिंक क्या करेगा, H को उसकी पोजीशन से रिमूव कर देगा. जब H को उसकी पोजीशन से रिमूव कर देगा तो वो खुद H की प्लेस पर आ जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 सॉल्ट्स होने चाहिए लाइक दिस NaCl प्लस H2SO4. 2 कंपाउंड्स और सॉल्ट्स मीन्स 2 आयन्स होने चाहिए जो कि एक्सचेंज हो सकें. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है सिंगल. यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट्स वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ये नहीं है. नाउ 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस हैं. फर्स्ट क्या है ग्लूकोज, सेकंड एल्कोहल, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इनको क्या करा, सेपरेट 4 कंटेनर्स में 4 बीकर्स में रखा और कनेक्ट करा 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक सर्किट से और बल्ब लगाया. मीन्स ये सारे सॉल्यूशन को एक एक करके बीकर में रखा और फिर क्या करा है वायर्स वगैरह यूज़ कर इसमें इन्होंने करंट पास कराया वायर्स यूज़ करके और स्विच और बल्ब, और इन्होंने एक बल्ब भी लगा रखा है यहाँ पर जो ग्लो करने के लिए यूज़ किया जाएगा. ओके, सो द सॉल्यूशन इन विच द बल्ब विल ग्लो. किस सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो करेगा, तो ग्लूकोज. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड एल्कोहल. ग्लूकोज और ग्लूकोज अपने आयंस मीन्स जो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो ग्लूकोज के हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होते हैं, सो इसलिए ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. सो ए ऑप्शन तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ग्लूकोज के पास आयंस ही नहीं है, तो वो आयंस डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर बी. एल्कोहल भी अपना आयंस एसोसिएट नहीं करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देगा, लेकिन दोनों ऑप्शंस चाहिए, तो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड. फिर से ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कर देगा, लेकिन हमें दोनों ऑप्शंस चाहिए एसिड के, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों ही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. जो भी बल्ब हम इसमें लगाएंगे वो बल्ब ग्लो करेगा. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज द मेटल विच इज फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट का क्या मतलब होता है, मतलब वो अकेले मिलेंगे, किसी के साथ कंबाइंड नहीं होंगे. और कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, मेटल्स फर्दर किसके साइड कंबाइंड हो जाते हैं, मेटल्स मैं एम से नोट कर रही हूँ और नॉन मेटल्स एन से, NM से. तो कंबाइंड स्टेट में मेटल के साथ नॉन मेटल भी कंबाइन हो जाता है. तो कौन सा ऐसा मीन्स कौन से 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे और फ्री स्टेट में भी मिलेंगे. तो गोल्ड एंड सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं और फ्री स्टेट में भी होते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. नाउ द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट. फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो के इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है. पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स एक फ्लावर से मीन्स जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं
या मेल गैमीट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है इंसेक्ट के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, इसके ऊपर पॉलिन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं जब वो पॉलिनेशन के लिए आते हैं, तो मीन्स वो क्या करते हैं, स्टार से नेक्टर लेते हैं और फिर उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे अटैच हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लावर पर जाते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं अगर सेम स्पीशीज़ का होता है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स को हमेशा कलर्ड चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और फ्लावर में कलर्ड पार्ट कौन होता है, फ्लावर में कलर्ड पार्ट्स होते हैं सेपल्स। सेपल्स कलर्ड पार्ट्स होते हैं, तो ओनली सेपल्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next is in human being, when the process of digestion is completed, the proteins, carbohydrates and fats are finally converted into human beings हैं। ओके जब उनमें डाइजेशन, ये ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अंदर जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंड पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ओके कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ फैट्स। फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ये तीनों चीज़ें हमें बताना है। तो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन जब हो चुका होता है तो जो फैट्स होते हैं फर्दर वो कन्वर्ट हो, जो प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। मीन्स प्रोटीन्स फर्दर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू शुगर्स। नाउ नेक्स्ट इज फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ हम ऑप्शंस चेक करते हैं किस में फर्स्ट ऑप्शन अमाइनो एसिड है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन भी है। मीन्स ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा, सी और डी को हम निग्लेक्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके जहाँ पर हम फर्स्ट कंपाउंड देखकर नेक्स्ट वालों को रिजेक्ट कर देते हैं। अब सेकंड देखिए, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, शुगर्स बन रहा है। तो शुगर्स भी क्या है, एक टाइप का ग्लूकोज ही होता है। शुगर को हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज व्हाट, इट इज़ ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर को हम ग्लूकोज बोलेंगे। तो सेकेंड वाला ग्लूकोज दोनों ही ऑप्शंस में है। नाउ थर्ड इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब भी कोई फैट फर्दर डाइजेस्ट होता है तो वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो वी कैन से दैट बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 10th MCQ is the number of single and double bonds present in the molecule of benzene। एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। इस बेंजीन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके लाइक दिस। सो इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ सिंगल एंड कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, यू कैन कमेंट डाउन इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन दैट कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ। ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि विल्टिंग ऑफ लीफ कराता है। विल्टिंग ऑफ लीफ मतलब ड्रूप डाउन, जो लीफ है वो ड्रूप डाउन हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसको विल्टिंग ऑफ लीफ बोलते हैं। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट मीन्स ग्रोथ को रोकना। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन आर ग्रोथ इन प्रोमोटर्स और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है प्लांट में जो लीफ को फॉल कराता है और फ्रूट्स को भी फॉल कराता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ABA होती है, एब्सिसिक एसिड। नाउ सम वेस्ट आर गिवन बिलो 1 to 5 पॉइंट्स आर देयर। तो हमें वेस्ट गिवन है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट, गार्डन वेस्ट क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा बिकॉज प्लांट्स का ही होगा बायोडिग्रेडेबल। ओके एनिमल सॉरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स होंगी। बॉल पॉइंट पेन के रिफल्स जो होती हैं वो एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होती हैं, सो वी कैन रिगार्ड इट एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके दिस वन विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल ऑफ ग्लास, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। Now peels of fruits and vegetables, they are biodegradable because they can be decomposed in a certain period of time. Old cotton shirt, cotton is what? It is a plant material because cotton is synthesized by plants, so it is also what? It is also biodegradable. So we can see question is saying that non-biodegradable waste means the waste which cannot be decomposed. किस waste को हम decompose नहीं कर सकते? तो we have seen that option number second and option number third. So we'll look in A there is only second but not third. In B option there is option number second as well as option number third. So B option will be a correct answer. Now moving on to the next. Next is a rectangular loop ABCD carrying current I. एक rectangular loop given है, ये square shape की जो loop है ABCD वो कैरी कर रही है करंट I, ठीक है। उसके बराबर एक स्ट्रेट कंडक्टर XY है, ये स्ट्रेट कंडक्टर XY है
ओके, सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू द साइड ए बी, ये साइड ए बी है और ये कंडक्टर एक्स वाई है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ओके, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। नाउ इफ द स्टेडी करंट आई इस्टेब्लिश इन द कंडक्टर, अगर एक स्टेडी करंट आई कंडक्टर में स्टैब्लिश हो गया है तो हमें क्या फाइंड करना है, द कंडक्टर एक्स वाई विल बी, जो कंडक्टर एक्स वाई होगा वो कैसा होगा, स्टेशनरी रहेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप, मतलब ये कंडक्टर ए बी की साइड मूव करेगा या मूव अवे फ्रॉम द साइड ए बी ऑफ द लूप, या फिर इससे दूर जाएगा या रोटेट करेगा। तो एज वी कैन सी दैट दोनों ही कंडक्टर क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स वाई विल मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट, बिकॉज टू पैरेलल है। अगर एक पैरेलल होता लाइक दिस, नेक्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं, एक पैरेलल होता और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो दे विल मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है करंट का, सो दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Now, 14 question is absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 by 8 meter per second, the speed of light in water. Question given है absolute refractive index, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ग्लास का कितना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ 3/2। ओके, एंड वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ 4/3। नाउ इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हम ग्लास की बात कर रहे हैं एंड जी हम नोट कर देते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, सो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, सो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, so let's start doing it. So moving on to the next one, absolute refractive index. You'll write the formula, absolute refractive index, absolute refractive index. So what is its formula? Its formula is speed of light in air, speed of light in air और वैक्यूम, कुछ भी नोट कर सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, किस मीडियम की बात हो रही है, ग्लास की बात हो रही है या एयर की बात हो रही है। सो लेट्स वी कैन सी दैट वाटर की बात हो रही है, सो वी कैन राइट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो इन दिस व्हाट विल बी व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नाउ absolute refractive index given to us in the question is 4/3. So we'll write 4/3 in place of absolute refractive index. So we'll write 4/3. Speed of light in air is this value you have to learn कि speed of light in air कितनी होती है। Speed of light in air की value होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 into 10⁸। ओके, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, सो व्हाट विल कम हेयर, यहाँ हम नोट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की किससे मल्टीप्लाई हुई है, 4 से, तो जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। 3 into 3 विल बी 9, सो इट विल बी 9 into 10⁸। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ ऑप्शंस देखते हैं हम, ऑप्शंस में 9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में है, सो 9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में वैल्यू किसकी गिवन है हमें, 9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4। सो लेट्स लुक टू आवर ऑप्शंस, इट इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, 9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now next is when a beam of white light passes through a region have very fine dust particle. एक white light है, उसको हमने उस region से पास करा है जहाँ पर बहुत fine dust particles है, मीन्स बहुत small size के हैं। So the color of light mainly scattered in this region. जो color of light scatter करेगा उस region में वो blue color का होगा। So option number C will be correct. Now moving on to the next question. Next question is consider the following combinations. हमें different resistors के combination given है। So what do we have to find out? We have to consider the following combinations. So इसमें हमें बताना है कि the combinations having
16 इज कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हमें 4 कॉम्बिनेशंस गिवन है रजिस्टर्स के। ओके, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 2 ओम और 2 ओम पैरेलल लगे हुए हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में 3 ओम के 3 रजिस्टर्स पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड में क्या है, 2 और 4 के सीरीज में है। 2 और 4 के सीरीज में मीन्स 6 ओम हो जाएगा। ऐसे नीचे 3 और 3 के सीरीज में है, सो 6 ओम हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब एक 6 ओम का ऊपर रजिस्टर और उसके साथ कॉम्बिनेशन में नीचे 6 ओम का रजिस्टर। इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले में 0.5 के 2 हैं, तो हमें बताना है किस कॉम्बिनेशन में 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा। मीन्स किस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए आंसर। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है हमें, फर्स्ट में 2 ओम एंड 2 ओम गिवन है। तो ऐसे करके रजिस्टर्स हैं, एक 2 ओम का और उसके नीचे भी 2 ओम का रजिस्टर गिवन है लाइक दिस। 2 ओम और 2 ओम पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 2 रेजिस्टेंसेज है। ओके, सो 1/r इज इक्वल्स टू r1 कितना है, 2 है, और r2 भी कितना है, 2 है। ये r1 की वैल्यू है और ये r2 की वैल्यू है। तो 1/r इज इक्वल्स टू 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आएगा, सो 1। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आएगा, सो 1। सो 1 प्लस 1 विल बी 2। सो आर का 1/r का रेसिप्रोकल करेंगे तो r/1 विल बी r। 2/2 को कट करेंगे तो इट विल बी 1। तो इसमें तो 1 ओम आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 3 ओम के 3 रजिस्टर्स पैरेलल लगा रखे हैं। एक 3 ओम का, फिर दूसरा भी 3 ओम का, एंड थर्ड वन ऑल्सो 3 ओम। ओके, सो ये 3 ओम है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था। नाउ ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेकेंड कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 ओम एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 ओम। सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, अब क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल्स टू r1 की वैल्यू 3 है, r2 की वैल्यू भी 3 है एंड r3 की वैल्यू भी 3 है। नाउ 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 विल बी 2 एंड 2 प्लस 1 विल बी व्हाट, इट विल बी 3। 3/3 विल बी व्हाट, इट विल बी 1। सो अगेन वी आर गेटिंग 1 ओम एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/r का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। नाउ फर्स्ट और सेकेंड में तो हमें मिल रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं हम। सो नेक्स्ट इज 2 और 4 का साथ में है, 2 एंड 4, 2 ओम एंड 4 ओम साथ है, एंड नेक्स्ट आगे भी 2 ओम एंड 4 ओम। सो लेट्स मेक अनदर स्लाइड। ये है एक 2 ओम का और एक 4 ओम का। सो इट इज़ 2 ओम एंड इट इज़ 4 ओम। और नेक्स्ट नीचे क्या है, एक 3 ओम का और 3 ओम के साथ एक और 3 ओम का कनेक्टेड है। तो पहले तो 2 सीरीज़ में है, 2 एंड 4 सीरीज़ में है, फिर 3 एंड 3 सीरीज़ में है। तो 2 प्लस 4 विल बी व्हाट, इट विल बी 6। तो यहाँ 6 आ गया। फिर 2 प्लस 3 प्लस 3 विल बी व्हाट, इट विल बी 6। ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ना 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 की वैल्यू 6 है, 1/r2 की वैल्यू भी 6 है। सो 1/r इज इक्वल्स टू 6 और 6 एलसीएम सेम है। 6 के टेबल में 6 1 टाइम आएगा, सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। सो आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी 1। सो विल राइट 1 है। फिर अगेन 6 के टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी 1। सो 1 प्लस 1 विल बी 2, इट विल बी 2/6। रेसिप्रोकल करेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 एंड है क्या आ जाएगा। सो 6/2, 2 1 एंड 2 3। सो यहाँ पर 3 ओम आ गया, मीन्स यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस नहीं आया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको 0.5 के 2 हैं, 0.5 ओम एंड 0.5 ओम। ओके, दो 0.5 ओम के हैं। सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, सो इट विल बी 1/0.5 प्लस 1/0.5। 0.5 का एलसीएम 0.5 होगा। 0.5 के टेबल में 0.5 1 टाइम आएगा, सो 1 प्लस 1 इट विल बी 2। सो इट विल 2/0.5। हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट वाले मीन्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 ओम आंसर आया था, सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी 1 ओम आंसर आया था। रेस्ट थर्ड एंड फोर्थ में 1 ओम आंसर नहीं आया था। सो वी कैन लुक टू आवर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ऑप्शन है, तो आंसर फॉर सेकेंड विल बी सी ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर।